Okay, so before we start new topic today, it's not actually new. हमने partially कल इंट्रोड्यूस किया था किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. उसके लिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की जरूरत पड़ेगी. सो आई विल जस्ट क्विकली रिकैपिंग, ओनली रिवाइजिंग वन particular definition, that is coefficient of emission. Coefficient of emission is ratio of emissive power of any body. Emissive power is how much energy a body radiates, emits per unit time, per unit area. तो coefficient of emission is emissive power, मतलब intensity basically of any body. मैंने यहाँ पे black body ये word यूज नहीं किया. To that of emissive power of black body at the same temperature, right? ये definition है coefficient of emission का. This definition is different from coefficient of absorption. Coefficient of absorption में उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ब्लैक बॉडी ये वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि तब तक ब्लैक बॉडी ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू दैट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट. ये दोनों अलग अलग डेफिनेशंस है. यू नीड टू नो दिस. ओके, सो emissive power of any body to that of emissive power of black body at the same temperature is coefficient of emission. Energy absorbed to that of energy incident on a body is coefficient of absorption, right? If you know these two definitions, then we can talk about Kirchhoff's law of radiation. Okay, so first of all, Kirchhoff's law of radiation क्या होता है? If you ask me mathematical definition, Kirchhoff's law of radiation is nothing but A equal to E. Coefficient of absorption of a body is equal to coefficient of emission of the same body at a given temperature. Okay, even though you see two bodies here, but जब मैं A equal to E लिख रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं coefficient of absorption of a body is equal to H. H मतलब उसी का coefficient of emission at the same temperature. ब्लैक बॉडी का तो लिख ही नहीं सकते. ब्लैक बॉडी के लिए ए भी 1 है, ई भी 1 है. तो व्हेन यू से ए इक्वल टू ई, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बॉडी. गुड, दिस शुड बी क्लियर. ये है पहला स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन. जितना बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, राइट? एट अ गिवन टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर. आप बोलोगे एब्जॉर्ब कर रहा है 1000 डिग्री पे, इमिट कर रहा है 5000 पे, देन दे आर नॉट इक्वल. ओके, एट द सेम टेम्परेचर. देन इसका अल्टरनेट डेफिनेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने बोला था, बट वेट अ मिनट, डिड वी जस्ट डिफाइन, जस्ट रिवाइज्ड, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज emissive power of ordinary body upon black body at the same temperature. Very good. तो अभी इन तीन पैरामीटर में से एक ही पैरामीटर ब्लैक बॉडी का है, EB, बाकी दो ऑर्डिनरी के हैं. तो ऐसा करेंगे, ऑर्डिनरी बॉडी के पैरामीटर्स को एक साइड लिख लेंगे और ब्लैक बॉडी के पैरामीटर को एक साइड लिख लेंगे. तो अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या हो गया? एट a given temperature, emissive power of a body, ratio of emissive power of a body to that of its coefficient of absorption is a constant, and that constant is equal to emissive power of black body at the same temperature, right? जितना सिंपल लैंग्वेज हो सकता है उतना सिंपल में लिखना. At a given temperature, the ratio of emissive power of ordinary body to that of coefficient of absorption of ordinary body is a constant, because it's some value, and this constant is equal to emissive power of black body at the same temperature, right? ये दो alternate statement है. Now हमको प्रूव करना है, of course. अब आपको प्रूव करना है तो बहुत बार होता क्या है, समझ में तो आया, लेकिन प्रूव करते करते we get diverted, हमको बीच में स्टेप भूल गए.
वो क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ कमिंग टू अ कंक्लूजन। आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है या तो ये प्रूव करना है। सो फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, राइट। अगर मैं इस पे ध्यान दूं, E बाई ए इक्वल टू ई बी, इसका मतलब मैं यहाँ पे दो बॉडीज के पैरामीटर की बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऑर्डिनरी बॉडी के पैरामीटर है, राइट हैंड साइड पे आपके पास ब्लैक बॉडी का पैरामीटर है, करेक्ट। देन हाउ टू राइट डाउन, तो अभी डिराइव करते करते थोड़ा लिखना कैसे है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट में दो बार बोला एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए पहले आइसोलेटेड चेंबर लगेगा। सो कंसीडर an enclosure, isolated enclosure in which you have two bodies, ordinary and black body, right? Isolated बोला मतलब heat cannot enter or leave the system, right? Such a enclosure, such an isolated enclosure is called as constant temperature enclosure, right? तो ये जो एनक्लोजर है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, इसका टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना कम होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। ऐसे सिस्टम्स को आप थर्मोडायनामिकल लैंग्वेज में बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ओपन सिस्टम में हीट एज वेल एज मैटर एक्सचेंज होता है, राइट। देन यू हैव क्लोज्ड जिसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर विल बी इक्वल टू रूम टेम्परेचर, मतलब सिर्फ हीट एक्सचेंज हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुआ, राइट। एंड थर्ड सिस्टम इज नीदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज एंड दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे। आइसोलेटेड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मैं ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। दे कैन इंटरैक्ट, दे कैन एक्सचेंज हीट, दैट इज फर्स्ट थिंग। देन आपको जब ये इक्वेशन डिराइव करना है तो दोनों बॉडीज के कुछ पैरामीटर अपने को लगने वाले हैं। तो हम ऐसा करेंगे, ऑर्डिनरी बॉडी से रिलेटेड पैरामीटर पहले डिफाइन कर देंगे, ओके। तो एग्जाम में अगर आपको लिखना है लेट you can also write this, let for ordinary body O। अभी ऑर्डिनरी बॉडी O के क्या क्या पैरामीटर लगेंगे हमको? we will need what is E, which I already told you, it is emissive power, okay। उसके बाद आपको लगने वाला है A, which is coefficient of absorption, उसके बाद we will be needing what is coefficient of emission, right? So these are the parameters of ordinary body O that you will need. Then of course you have for black body, ब्लैक बॉडी का एक ही पैरामीटर है AB, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सो यू विल राइट डाउन फॉर ब्लैक बॉडी AB is its emissive power, right? What does it take to note down things? सिर्फ इतना ही कि बुक में ये ऐसा लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखा होता है। स्प्लिट इट अप। हमें हमारा टाइम और मेमोरी कम यूज करना है तो यू हैव टू डू दिस। आपने डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन से पैरामीटर ऑर्डिनरी बॉडी के लगेंगे, कौन कौन से ब्लैक बॉडी बी के लगने वाले हैं। सो वंस यू हैव डन दिस, एक बार ये कर दिया आपने, देन यू विल रिक्वायर, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो दोनों बॉडीज के यूज होने वाले हैं। जैसे मैंने कल बताया था, डू यू सी सेम साइज, तो एरिया विल बी सेम। सो फॉर बोथ बॉडीज, of course I will be providing you notes, so don't worry. For both bodies, A is area, surface area of course, Q is
हीट या फिर रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. सो Q is energy incident on both the bodies per unit time per unit area. Okay, now वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर मैं बता देता हूं वापस से. यहां पे हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर था. अब प्रॉब्लम कहां आता है? यह है ऑर्डिनरी बॉडी. यहां पे आपके पास है ब्लैक बॉडी. तो प्रॉब्लम कहां आता है? यू विल स्टार्ट फेसिंग इश्यूज द मोमेंट, एनीवेज द मोमेंट आई राइट डाउन हियर. मैंने क्या बोला? एनर्जी इंसिडेंट. अब आप बोलोगे जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इन दोनों के ऊपर एनर्जी कहां से इंसिडेंट हुआ? वैलिड क्वेश्चन. जब आप बोल रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर है, सिस्टम आइसोलेटेड है, कहां से आया एनर्जी? मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि ये दो बॉडीज दे कैन इंटरैक्ट, दे कैन एक्सचेंज हीट. मतलब व्हाट विल हैपन इज, ये जो बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करेगा, इमिट करेगा, वो ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है. राइट? करेक्ट? गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट वन बॉडी एट अ टाइम. पहले ब्लैक बॉडी की बात कर लेते हैं. लेट्स से हाउ मच इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by black body per unit time, मतलब per second. Now it is simple thing. मान लो मैंने इसलिए पहले बता दिया एनर्जी इंसिडेंट या फिर एनर्जी रिलीज, क्योंकि Q अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर बी बॉडी पे इंसिडेंट हो रहा है तो कहां से आएगा? इसी से आएगा. हाँ, तो फिर एनर्जी इंसिडेंट या फिर एनर्जी रिलीज एक ही बात है. यू कैन जस्ट नॉट worry about what you are writing here. Q एनर्जी रिलीज होगा तो ही बी एब्जॉर्ब करेगा. बी पे इंसिडेंट हुआ मतलब O ने इमिट किया था. ऐसा कहो इज द सेम थिंग, इज गोइंग टू योर स्टमक, तो सेम थिंग. ओके, तो नाउ हमें ये देखना है कि पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब किया. राइट? तो Q was the amount of energy incident per unit area. ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया पे इतना एनर्जी हर एक सेकंड में इंसिडेंट हो रहा है, और वो ब्लैक बॉडी है. जितना आता है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब. राइट? करेक्ट. तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया है. जरूरी थोड़ी है कि ब्लैक बॉडी का एरिया 1 ही होगा. इट कैन बी 10 मीटर स्क्वायर, इट कैन बी 100 मीटर स्क्वायर. तो multiplied by area. This is energy absorbed by black body per unit time. Right? Then, of course, as I told you, कि अगर वो black body energy absorb कर रहा है तो वो energy emit भी करता है, release भी करता है. तो energy released और energy emitted और energy radiated is the same thing by black body per unit time will be Q. ये इंसिडेंट हुआ, उसने एब्जॉर्ब किया, मल्टीप्लाइड बाय A, मतलब टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब. इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस पेज, हमने यहां पे कुछ डिफाइन करके रखा है. EB इज ऑल्सो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बट ये इमिटेड एनर्जी था. ओके, right? Good. That is why I mentioned here incident. Right? वैसे फर्क नहीं पड़ता, but just to make things little clear. So energy emitted by black body per unit time is emissive power EB multiplied by area. क्योंकि यूनिट एरिया से EB तो टोटल एरिया से A into EB. Equation number 1, equation number 2. Correct? Now
वो एनक्लोजर क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर मतलब उस पूरे के पूरे एनक्लोजर में हर जगह पे कांस्टेंट टेम्परेचर है। और अगर आपको बेसिक फिजिक्स पता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या कि हीट फ्लो नहीं होगा। हीट फ्लो नहीं होगा का क्या मतलब होता है? जितना हीट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है उतना ही वो इमिट करेगा। सो सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब एट इक्विलिब्रियम, तो थर्मोडायनामिक्स में हम सिंस देयर इज कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऐसा बोलने से हम बोल सकते हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? तो यू कैन से एट थर्मल इक्विलिब्रियम, या यू कैन से एट कांस्टेंट टेम्परेचर आल्सो, एक ही बात है। सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम। हम अभी तक ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पे आए नहीं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी B is equal to energy released, is equal to energy radiated, released, emitted, whatever you want to say, radiated by body B. ये था आपके पास A इंटू कैपिटल Q, ये था आपके पास A इंटू EB. So you have Q equal to EB. This is important equation, equation number 3, right? So now अभी ब्लैक बॉडी का जो जो पता था सब हो गया। अभी कौन सी बॉडी बची? ऑर्डिनरी बॉडी। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बॉडी नाउ। तो अब ऑर्डिनरी बॉडी के केस में भी सेम फंडा है, यू हैव टू स्पीक एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो नाउ यू विल से एनर्जी absorbed by ordinary body O is जितना उस पर इंसिडेंट हुआ Q, कहां से इंसिडेंट हुआ? ब्लैक बॉडी रिलीज कर रहा था वो, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया A। लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ये सब नहीं एब्जॉर्ब करता। सो मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट? नंबर 4। नाउ ये तो एब्जॉर्ब की बात हो गई, अब इसने रेडिएट कितना किया? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी O is again Q, right? Not right, क्योंकि एनर्जी इमिटेड इज गिवन बाय इमिसिव पावर E। E और Q सेम क्वांटिटीज है। इट इज ऑल्सो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या इंसिडेंट बोल सकते हो। दिस इज एनर्जी इमिटेड per unit time per unit area. Good. Of course multiplied by area, right? अब यहाँ पे एक कॉमन सा मिस्टेक होता है, ये राइट डाउन लाइक E, जितना उसने इमिट किया, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, पूरा का पूरा इमिट नहीं करेगा। मैंने इसलिए आज रिवीजन जब किया पहले फ्यू मिनट्स, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का अलग मतलब है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का अलग मतलब है। यहाँ पे A लिखना मतलब हाउ मच, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब। यहाँ पे E लिखना मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इमिसिव पावर, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इमिसिव पावर ही आपको बता रहा है कि उस बॉडी का कैपेसिटी कितना इमिट करने का, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया। यहाँ पे E लिखना नहीं। इफ यू राइट डाउन E, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड नथिंग, यू डोंट नो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू।
एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मैंने एनर्जी सिर्फ एनर्जी बोला, आई हैव नॉट सेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, emissive power, okay, upon emissive power of black body was coefficient of emission. तो वहां पे आप एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट बोल रहे थे, एमिसिव पावर में आप एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन हम इन कंपैरिजन विथ ब्लैक बॉडी करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का कंपैरिजन सिर्फ कितना एनर्जी उसी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, उसी पे कितना इंसिडेंट हुआ था, देयर वाज नो कंपैरिजन देयर, राइट। तो यहां पे ई नहीं लिखना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ ऑब्वियसली अगेन द सेम थिंग at thermal equilibrium, energy absorbed, okay, by body O equal to energy radiated by body O, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक बॉडी तभी रह सकती है जितना उसने लिया उतना उसने वापस दी, absorbed equal to released, radiated, right। Energy absorbed was AAQ. It was AAQ. This was A into E. B मत लिखना, ये ordinary body है, cancel, cancel. So you have E equal to AQ, right? Let's call this as equation 6. And by the way, look at equation 3. Q is equal to EV. So, this is equation 6. From equation number 3, you have Q equal to EV. Therefore, E by A is equal to EB. ये आपका अल्टरनेट स्टेटमेंट था किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन का, और इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, और यू कैन राइट डाउन दिस हियर एज E by EB equal to A, but E by EB by definition was coefficient of emission, so E equal to A. Hence proved. You have proved that coefficient of emission of a body is equal to its coefficient of absorption at a given temperature. मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉडी वर्ड यूज नहीं किया, अल्टरनेट स्टेटमेंट में कर सकते हो। At a given temperature, emissive power of a body to that of ratio of emissive power of a body to its coefficient of absorption is a constant which is equal to emissive power of black body at the same temperature, right? So let us quickly recap कि हमने logic क्या use किया था। I mean, this is not logic like mathematical or any other logic, this is physics. तो हमने physics क्या use किया था, that is better thing to say. तो how to remember things, पहले तो सिस्टम को समझो। सिस्टम है एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, उसमें दो बॉडीज है, एक ऑर्डिनरी एक ब्लैक बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी के कुछ पैरामीटर होंगे, वो डिफाइन कर लो। इमिसिव पावर है, उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, उसका इमिशन कोएफिशिएंट है। ब्लैक बॉडी के कुछ पैरामीटर है, वो डिफाइन कर लो, इमिसिव पावर है। फिर आप बोलोगे यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन क्यों नहीं डिफाइन किया, वो 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, वो 1 होता है, तो क्यों डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे क्या 1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैक बॉडी, वो 1 होता है, हमको पता है। So we will not write it over here. That is pre-assumed कि A और E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। Then इन दोनों बॉडीज में कुछ कॉमन पैरामीटर्स भी है, जैसे एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज सेम, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन बोथ द बॉडीज इज द सेम, वो होना ही चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, तो जितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ओ इमिट करेगा,
उतना इस पे इंसिडेंट होगा, जितना बी इमिट करेगा उतना ओ पे इंसिडेंट होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज सेम. तो तीसरा बॉडी लगा दिया तो फिर थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि दो ही बॉडी थे, इसलिए आप बोल सकते हो ये जो रिलीज करेगा वो इस पे इंसिडेंट होगा, ये जो रिलीज करेगा वो उस पे इंसिडेंट होगा. तीसरा बॉडी होगा तो यू कैन नॉट से दैट. ओके, द थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो हमने देखा कि चलो ठीक है, ये ओ कुछ इमिट कर रहा है तो बी पे इंसिडेंट होगा, और बी तो ब्लैक बॉडी है, जितना इंसिडेंट हो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया. तो कितना एब्जॉर्ब किया? पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इनटू एरिया. करेक्ट. देन व्हाट इज एनर्जी इमिटेड इज इमिसिव पावर इनटू ए. राइट. ओके, यहां पे भी ए से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, वन है फिर भी नहीं किया. सो नाउ इफ the black body remains at the same temperature, that means जितना वो absorb कर रहा है उतना ही वो radiate कर रहा है, emit कर रहा है. equate कर दो तो what do you find here is emissive power of black body is equal to energy incident on it per unit time per unit area, EB equal to Q. right. ये ब्लैक बॉडी की बात हो गई. अब ऑर्डिनरी बॉडी भी थी, उसका भी देख लेते हैं. उस पे Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ मल्टीप्लाइड बाय एरिया. लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी ये ब्लैक बॉडी जैसा नहीं है, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं करता. तो कितना एब्जॉर्ब करता है? मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन. राइट. बिकॉज ये आपको बताता है, ए टेल्स यू हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. टी आपको बताता है हाउ मच एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. आर आपको बताता है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड. तो मल्टीप्लाइड बाय ए किया, बिकॉज दिस इज व्हाट इज टेलिंग अस व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. तो ए, कैपिटल क्यू विल गिव यू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. ओके. व्हाट इज एनर्जी रेडिएटेड? एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इनटू इट्स एरिया ए. क्योंकि ई मतलब यूनिट एरिया से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है. मेरे पास ये एक बुक है. ओके, मान लो ये यहाँ पे n लिखा हुआ है. assume this n is unit area, right, and this body is at some temperature 5000 Kelvin. यूनिट एरिया से एनर्जी इमिट हो रहा है कितना? इतना. पूरी बॉडी कितना इमिट करेगा? मल्टीप्लाइड बाय एरिया. राइट. so that is why you multiply by area to find out what is the total energy emitted from whole body. Good. Again, since the enclosure was a constant temperature enclosure, temperature change नहीं होने वाला है, इसका मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही रेडिएट किया. इक्वेट कर लो, ए कैंसल, तो E इक्वल टू ए क्यू. लेकिन इक्वेशन 3 हमको बता रहा था कि ये जो Q है इट इज इक्वल टू ई बी. तो यू हैव E बाई ए इक्वल टू ई बी, मतलब रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द कोएफिशिएंट ऑफ द सेम ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. ये अल्टरनेट स्टेटमेंट था, यहां तक प्रूव किया तो भी चलेगा. या फिर क्या है, सिर्फ इस ई बी को यहां पे लाओ. तो E by EB is equal to A, but E by EB was by definition coefficient of emission. ये प्रूव किया तो भी चलता है. right. so it should be very clear. so that's all about Kirchhoff's law of radiation. Let's look at new topic which is Stephen's law of radiation. Now, अगर आपको याद होगा हमने जब ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ये देखा था तो हमने बोला था कि जिस बॉडी के पास टेम्परेचर है एक्सेप्ट फॉर एब्सोल्यूट 0 केल्विन छोड़ के, दैट बॉडी विल ऑलवेज इमिट. राइट. और हमने वहां पे 4 पॉइंट्स लिखे थे. हमने बोला था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया depends on temperature of the body, number 1. दूसरा हमने बोला था depends on area of the body.
तीसरा हमने बोला था डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी, चौथा नेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो जो पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time depends on temperature, is proportional to temperature, but proportional to temperature raised to 1, raised to 2, raised to -3, raised to -10 what? तो exactly स्टीफन्स लॉ आपको ये बताता है amount of energy radiated per unit time per unit area of a black body. This is important here. Stephen's law is only for black body, matlab like our sun, like any star. You cannot apply that on LED bulb. LED bulb is not a black body. Okay, तो वो strictly black body के लिए है, वो ordinary body के लिए applicable नहीं है. हम बाद में उसको modify कर देंगे. But to start off with, you should know energy emitted per unit time per unit area. इसको क्या बोला था हमने? Emissive power. So Stephen's law in short tells you that emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका पावर 4 से डिपेंड करता है, राइट? सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. Emissive power of a black body is proportional to fourth power of its absolute temperature. But books will tell you emissive power नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं according to Stephen's law of radiation, energy emitted per unit time per unit area from a black body is proportional to fourth power of its absolute temperature. मैंने डायरेक्टली emissive power बोला, वो पूरा पूरा बोलेंगे, ठीक है, it's okay, you can just say that. तो as you know, जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है उसको हटाना है तो एक कांस्टेंट यूज होता है, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट यूज होगा, इसको हम बोल देंगे स्टीफन्स कांस्टेंट. राइट, जस्ट स्टीफन्स कांस्टेंट. इसको वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ कंफ्यूज मत करना, दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा, राइट? सो एनीवेज, नाउ the moment you introduce some new parameter in physics, right at that point of time you have to talk about dimensions, SI unit. उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये पता होना चाहिए. You should know what is unit of this. So from here, and value also of course. तो ये आती है वैल्यू 5.67 into 10 power minus 8. On units, it is a joke. Sigma is EB अपॉन टी रेज टू 4. EB अभी याद होना चाहिए, आप लोगों ने बताया था मुझे, वैट पर मीटर स्क्वायर, वैट पर मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन रेज टू 4, या फिर वैट इज जूल पर सेकेंड, और यू कैन से जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन रेज टू 4. ये हो गया उसका SI यूनिट. सो आई विल जस्ट नोट डाउन दिस here. So sigma in SI unit is watt meter square Kelvin raised to 4, or I can say this is joule per second per meter square per Kelvin raised to 4, fourth power of Kelvin in the denominator, or joule per second meter square K raised to 4. ये आ गया सिग्मा. डायमेंशंस 11 स्टैंडर्ड पहला चैप्टर. डायमेंशंस ऑफ सिग्मा आर डायमेंशंस ऑफ EB, और EB इज Q अपॉन 80 इमिसिव पावर अपॉन टेम्परेचर रेज़ टू 4 के डायमेंशंस, राइट? सो दैट आई लीव एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. ओके, इजी है, इजीली आप निकाल सकते हो. EB आपको पता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एनर्जी m1 L2 T-2 अपॉन एरिया L2 L गया नीचे, और एक टाइम भी आता है इसमें T, ऊपर T-2 था, नीचे T है T-3, m1 T-3 K-4.
तो हो गया डायमेंशन, तो असाइनमेंट भी नहीं हुआ, ये इधर ही हो गया, सो नो इश्यूज. सो यू विल गेट दिस डायमेंशंस एज फाइनली. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना. M1 here T stands for time not temperature, -3 केल्विन या थीटा के लिए K यूज करो, या फिर सॉरी टेम्परेचर के लिए K यूज करो या थीटा यूज करो, आपके ऊपर है. -4 दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. तो ये आपको -4 मिलेगा. एंड दैट दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, राइट. बट ये सब करेक्ट है, नो इश्यूज विद दिस. बट यहाँ पे तो मैंने सराउंडिंग की बात ही नहीं की. मैंने बोला ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रहा है और उसका जो इमिसिव पावर है इट इज T⁴. व्हाट अबाउट सराउंडिंग? सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर है कि नहीं? मान लो अब लेट अस अज्यूम हमारे पास ये एक ब्लैक बॉडी है. सो आई हैव दिस ब्लैक बॉडी. दिस ब्लैक बॉडी is at temperature T, absolute temperature, Kelvin scale. Surrounding is at temperature T0. तो T0 यहाँ पे it's not initial temperature, it's temperature of the surrounding, correct? तो what happens in this case is, थोड़ा सोचोगे तो समझेगा. Energy emitted मतलब energy released. एनर्जी रिलीज्ड, ओके. आप एनर्जी बोलो या फिर बोलो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी रिलीज्ड रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. अभी अभी आपने देखा दिस इज सिग्मा T⁴. लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 था, तो सराउंडिंग का भी हीट ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट होगा, तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा. सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. So what I'll do is, because I'm little lazy, no, not this much, yeah, little bit is okay. So energy absorbed per unit time per unit area is sigma T⁴. ये रिलीज है, ये एब्जॉर्ब्ड है. तो व्हाट इज नेट लॉस? नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. नेट लॉस इट इज रिलीज्ड माइनस एब्जॉर्ब. मैंने 100 रुपए दिए, 90 वापस लिए, तो लॉस 10 का ही हुआ. मैंने मतलब बॉडी ने इतना रिलीज किया और इतना गेन किया, मतलब अल्टीमेटली रिलीज कितना हुआ? सिग्मा T⁴. गेन कितना हुआ? एब्जॉर्ब कितना हुआ? सिग्मा T⁴. तो सिग्मा T⁴ माइनस T⁴. ये आ गया आपका नेट लॉस, राइट. गुड. ये पूरा का पूरा हमने कौन सी बॉडी के लिए किया? वेरी गुड, ब्लैक बॉडी. क्योंकि स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन डिफाइन ही ब्लैक बॉडी के लिए होता है. लेकिन अब आई वांट टू डिफाइन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी आल्सो. फॉर ऑर्डिनरी बॉडी हम बोलेंगे वी नो दैट. हमको पता है. हमको क्या पता है? हमको पता है कि EB is equal to sigma T⁴. Let me just check if I have used B here. That is correct. Okay. So, but you also know, what you know is coefficient of emission. E is equal to E by EB, which means EB is E by E by small e. Therefore, ये EB यहाँ पे you will write
E, और जब मैंने यहाँ पे सफिक्स में B नहीं लिखा, मतलब हम ऑर्डिनरी बॉडी के इमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन तो ऑर्डिनरी बॉडी का ही है क्योंकि ब्लैक बॉडी का 1 होता है, इक्वल टू सिग्मा T पावर 4. Therefore, you will get E sigma T पावर 4. ये आ गया आपके पास ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर. तो डिफरेंस कितना है? सिर्फ E का डिफरेंस है. दैट्स इट. गुड. तो ये सारा का सारा आप ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी कर सकते हो. फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास अगर एक ऑर्डिनरी बॉडी है जो T टेम्परेचर पे है, सो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी एट absolute temperature T, energy radiated, emitted, released, whatever you want to say, emitted per unit time per unit area, this is equal to E sigma T पावर 4. वो हमने ऑलरेडी देखा था, बट जस्ट रिपीट कर दिया. ये लास्ट पेज पे वही किया था हमने. डजंट मैटर. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि सराउंडिंग जो था वो T0 टेम्परेचर पे है. हमने अगर पहले मेंशन नहीं किया तो अभी कर देते हैं. आई होप so. I have not mentioned. तो where T0 is temperature of surrounding, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स. आई डोंट रिमेम्बर मैंने ये किया था कि नहीं डिफाइन. व्हाटएवर इट इज ऑफ द सराउंडिंग्स. एनीवेज, राइट. तो अब दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by ordinary body because surrounding का कुछ absolute temperature T0 था, तो two way communication है, right? So therefore again net loss of energy per unit time per unit area is equal to E sigma T power 4 minus E sigma T naught power 4. ओके, तो यहाँ पे आप वापस से E सिग्मा को कॉमन निकाल लोगे. T पावर 4 माइनस T0 पावर 4, और अगर कंपेयर करोगे तो दिस इज नथिंग बट फॉर अ ब्लैक बॉडी. तो सिर्फ E का डिफरेंस आ रहा है. दैट्स ऑल यू हैव. So this is all about Stephen's law of radiation, right? तो कुछ नहीं है. It is simple thing. Next topic, as I told you, I will be taking only 2 topics today. I'll just give you a rough introduction of the next topic. I'll not start that today. Just a rough introduction. Newton's law of cooling. Because this is something that you will be applying in real life very soon. In next few months when you will have winters here. तो क्या होता है, अभी ठंडी बहुत है तो फिर हम बहुत गर्म पानी यूज करते हैं नहाने के लिए. चाय भी पीनी तो बहुत गर्म है चाहिए. जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होगा. इसलिए फ्रॉम एक्सपीरियंस योर पेरेंट्स विल टेल यू गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा ठंडा मिक्स करो. व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मत होने दो, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में, उतना जल्दी हीट लॉस होता है. सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड दैट ऑफ सराउंडिंग, या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. ओके, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर
is directly proportional to difference in the temperature of the body and the surrounding. आपने वाटर को बॉईल कर दिया 100 डिग्री, सराउंडिंग टेम्परेचर 5 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठंड है, डिफरेंस इज 95, तो पर सेकेंड में जितना हीट लॉस होगा दैट इज वेरी हाई. अगर आपने वाटर को 70 डिग्री तक हीट किया है, सराउंडिंग 5 है, तो डिफरेंस इज अराउंड 65, 70 माइनस 5. ओके राइट. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट उस केस में कम है, इसलिए जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होता है. दैट इज द आइडिया हियर. ओके, so that's it for today. We will take this in detail in the next session, and we'll also start with numericals.